अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो आज का लेक्चर है इसमें हम इसका प्रिंसिपल जो है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे, और जो लास्ट लेक्चर होगा थर्ड लेक्चर उसमें हम इसकी एप्लीकेशन जो है उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होगा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है इसका प्रिंसिपल क्या होगा। इसका जो प्रिंसिपल है इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना लाजमी है। एक तो लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और दूसरा एटम्स या मॉलिक्यूल जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए, और स्पेशली कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज होती हैं उनके बारे में हमें पता होगा, तभी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसको ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें होता क्या है एक्चुअली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कि फ़र्ज़ करें ये एटम है और ये लाइट है, तो इसमें क्या होता है लाइट और एटम का इंट्रैक्शन हो रहा होता है आपस में। तो जब तक इनकी हमें प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता चलेगा, लाइट की प्रॉपर्टीज़ और एटम और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसका जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देखते हैं कि जो लाइट है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करेंगे वो है या डिस्कस करेंगे वो ये है कि लाइट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि सूरज की रोशनी जब किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, वो चीज़ उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जैसे रेत के ऊपर पड़ती है सूरज की रोशनी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है रेत का। तो इसका मतलब है कि जो सूरज से लाइट आ रही है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी थी, इस वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जब हम लाइट को स्टडी कर रहे होंगे तो इसमें हम ये मान लेंगे कि लाइट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक तो ये है उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि लाइट जब भी किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती है दूसरी चीज़ के अंदर। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात है इसकी नेचर, जो लाइट की नेचर है उसका भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो लाइट है उसकी दो नेचर हम स्टडी करेंगे इसमें, एक है उसकी वेव नेचर और दूसरी है उसकी पार्टिकल नेचर। यानी कि इन दोनों नेचर का हमें पता होगा तभी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसको इजीली समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसकी वेव नेचर जो है उसको हम डिस्कस करते हैं कि इसकी वेव नेचर क्या होती है, लाइट की वेव नेचर। यहाँ पे मैंने एक वेव्स बना दी हैं, एक यहाँ पे ये वेव है और एक यहाँ पे वेव है। ठीक है, तो ये जो वेव नेचर है इसमें कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं, उनका हमें पता होना लाजमी है। वो कौन कौन सी टर्म है वेव नेचर जब हम स्टडी करते हैं लाइट की, उसमें दो टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है उसकी वेव लेंथ, ठीक है, और दूसरी है उसकी फ्रीक्वेंसी। ये जो दो टर्म है इसका हमें पता होगा, जब तक इन दो टर्म्स को हम समझेंगे नहीं तब तक हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसका प्रिंसिपल अच्छे से समझ नहीं पाते। ठीक है, तो हमें इनके ये जो दो टर्म्स हैं इनका पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वेव लेंथ क्या होती है। वेव लेंथ ये होती है कि जब कोई वेव गुजर रही होती है तो उसके जो पीक्स होती हैं, ठीक है, उन पीक्स के दरमियान का जो फासला होता है, यानी कि जो दो कंसेक्टिव पीक्स होंगी उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं वेव लेंथ, और इसको हम लैम्डा से शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एक तो ये होगी वेव यहाँ पे जो मैंने बनाई हुई है। ठीक है, इसमें इसकी जो वेव लेंथ है वो ये है। अब अगर इसका कंपैरिजन किया जाए इसके साथ, इस वेव के साथ, तो यहाँ पे देखें एक यहाँ पे पीक है और एक यहाँ पे पीक है। अब इनका डिस्टेंस क्या होगा, इसका भी डिस्टेंस जो है वो भी वेव लेंथ होगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी दोनों जगह पे, इसका मतलब ये है कि एरिया दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन ये एक और वेव है, ये एक और वेव है। इसमें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो दो पीक्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है। ठीक है, और यहाँ पे जो दो पीक्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वेव लेंथ जो है वो कम है और इसकी वेव लेंथ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जब दो पीक्स के दरमियान फासला ज़्यादा होगा तो वेव लेंथ ज़्यादा होगी, और जब दो पीक्स के दरमियान फासला कम होगा तो वेवलेंथ
ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो वेवलेंथ हमने देख लिया कि वेवलेंथ क्या होगी और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो है लैम्डा। ये तो होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो लाइट की हमने डिस्कस की। इसके बाद उसकी होती है दूसरी प्रॉपर्टी जो उसकी वेव नेचर में होती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का हमें पता होना लाजमी है, वेवलेंथ के साथ साथ फ्रीक्वेंसी का भी पता होना लाजमी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ये होती है कि किसी भी पॉइंट, फर्ज करें ये एक पॉइंट है या ये एक पॉइंट है, इसमें से कितनी नंबर ऑफ पीक गुजर जाती हैं एक सेकंड के अंदर, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उस वेव की उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें यहाँ पे देखें इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे मैं अगर फर्ज में एक पॉइंट लगा देता हूँ दोनों का, यहाँ पे ये एक पॉइंट है, यहाँ से वेव्स ने गुजरना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक सेकंड के अंदर इसमें से कितनी वेव्स गुजरती हैं। तो क्योंकि यहाँ पे देखें जो दो वेव्स हैं उनके दरमियान फासला कम है, तो इस एक सेकंड के अंदर यहाँ से जो वेव्स गुजरेंगी वो ज़्यादा होंगी यहाँ से। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स यहाँ से ज़्यादा गुजरेंगी इस पॉइंट से, और यहाँ पे फासला क्या है, ज़्यादा है। इस वजह से जो एक सेकंड होगा उसमें नंबर ऑफ वेव्स यहाँ से कम गुजरेंगी अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वेव गुजरेंगी किसी भी पॉइंट से, उसका मतलब ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें देखें इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये जो वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा गुजर रही हैं उस पॉइंट से, और यहाँ पे देखें नंबर ऑफ वेव्स कम गुजर रही हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, तो इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देखें इसकी वेवलेंथ क्या थी, ज़्यादा थी। यहाँ पे क्या थी, वेवलेंथ ज़्यादा थी। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको जब हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तब ही हम इसका प्रिंसिपल जो है उसको इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम लिखें तो जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर इस तरह कह सकते हैं जो वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, और लैम्डा क्या होगी, वेवलेंथ, और एफ होगी मीन्स स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ये दो प्रॉपर्टीज हमने देख ली, वेवलेंथ क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो लाइट है उसकी दो नेचर होती हैं, एक होती है वेव नेचर और दूसरी होती है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में तो हमने देख लिया कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसी तरह जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ये हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया, ये हमने वेव नेचर में उसकी ये प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब हम देखते हैं उसकी पार्टिकल नेचर क्या होती है लाइट की। लाइट की पार्टिकल नेचर ये होती है कि लाइट जो है वो फोटॉन से मिलकर बनी होती है। कि फोटॉन्स क्या है, एक्चुअली फोटॉन्स हैं पैकेट्स हैं एनर्जी के। फोटॉन्स क्या हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, यानी कि जो लाइट गुजर रही होती है, जब लाइट मूव कर रही होती है तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि फोटॉन्स मूव कर रहे होते हैं, उसमें जो लिटिल पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है उसकी पार्टिकल नेचर है। तो इसका अगर हम इसके साथ रिलेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसका मतलब ये है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, और क्या होगा, और उसमें उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसी तरह जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी कम, उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या होंगे, कम होंगे, और उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमने इसकी जो दो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, वेव और पार्टिकल नेचर, उससे हमने क्या कंक्लूड किया, उससे हमने ये कंक्लूड किया है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स भी ज़्यादा होंगे और उसकी वेवलेंथ कम होगी। इसका मतलब ये है
कि नंबर ऑफ फोटॉन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। यानी कि वो लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे और उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट के लिए यहाँ पे एक वेव है, जो एक वेव बनी हुई है इस तरह की, ठीक है। ये जो एक पूरी वेव है, इसमें हम फ़र्ज़ करते हैं कि नंबर ऑफ़ एक वेव में है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वेव, तो इसमें नंबर ऑफ़ फोटॉन्स हैं 10, वैसे हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर गिने तो कितनी वेव्स होंगी, ये एक वेव, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, यानी 4 वेव हैं टोटल इसमें। तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कितने होंगे, एक वेव में हैं 10 फोटॉन्स, तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कितने हो गए 40। ये है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई थी, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कितने हमने गिन लिए 40। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे इस वेव का अगर कंपैरिजन किया जाए इसके साथ, तो इसमें देखिए वेव्स कितनी है, एक ये वेव है, ठीक है, तो इसमें हो गए 10 फोटॉन्स और बाकी ये थोड़ी सी यहाँ पे है, ये वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ से एरिया इसका वो किया हुआ है, तो इसमें तकरीबन 5 हम कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हाफ वेव है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ़ फोटॉन्स होंगे 5, तो इसमें टोटल कितने हो गए नंबर ऑफ़ फोटॉन 15। तो अब इसका कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो नंबर ऑफ़ वेव्स भी ज़्यादा थी, जो नंबर ऑफ़ वेव ज़्यादा थी तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स भी ज़्यादा होंगे और यहाँ पे वेवलेंथ कम थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ़ जो वेव्स हैं वो क्या हैं, कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ फोटॉन्स भी कम है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी जब कम होगी नंबर ऑफ़ फोटॉन्स भी कम होंगे और वेवलेंथ उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यानी कि वो लाइट जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसमें नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कम होते हैं, इस वजह से उसकी एनर्जी भी कम होती है। और वो लाइट जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसमें नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ज़्यादा होते हैं और क्या होगा, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमने कंक्लूड किया लाइट की जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब इसी कंक्लूजन की बेस पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है अगर उसको हम डिटेल में देखें तो वो होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि एक्चुअली जो रेज़ होती हैं, लाइट की रेज़ होती हैं, उनको हम उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। और इस वजह से इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर इसको देखें तो इसमें ये होता है कि ये स्टार्ट होता है रेडियो वेव से, ठीक है। इसके बाद रेडियो वेव के साथ होती है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव के साथ होती है इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स के साथ होते हैं विजिबल रेज होती हैं या विजिबल लाइट इंक्लूड होती है। इसके बाद होती है यूवी लाइट, इसके बाद होती हैं एक्स रेज और इसके बाद होती हैं गैमा रेज, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो रेज होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी वेवलेंथ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है और फ्रीक्वेंसी किस तरह से होती है। तो ये जो हैं रेज, इस तरफ की जो रेज हैं इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इनकी क्या होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया था कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कम होंगे और उसकी एनर्जी भी कम होगी और फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। यानी कि ये जो रेडियो वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ तो ज़्यादा होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी इनकी क्या होगी, कम होगी। इसी वजह से नंबर ऑफ़ फोटॉन्स भी इनमें क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। और इसी वजह से इनकी एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है। अब अगर इस तरफ मूव करते जाएं हम तो यहाँ पे क्या होगा, वेवलेंथ आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ को डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि रेडियो वेव्स जो हैं इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। अब अगर यहाँ पे आए तो जो माइक्रोवेव्स होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव से कम होती है। लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो इंफ्रारेड जो है इनकी वेवलेंथ इससे भी कम होगी, लेकिन जो माइक्रोवेव हैं इनकी वेवलेंथ इनसे ज़्यादा होती है, ठीक है।
अब क्योंकि मैंने कहा कि इस तरफ को वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है इस तरफ को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें वेवलेंथ यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि इस तरफ को फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इस तरफ को फिर क्या हो रही होगी, एनर्जी भी इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि इस तरफ को नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि हमें जब लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें स्टडी की हैं डिटेल में, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो वेव जो है इनकी एनर्जी सबसे कम होती है, जो माइक्रोवेव है उसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी लेकिन बाकियों से कम होगी। इसी तरह इस तरफ को कम होती जाएंगी। अब क्योंकि हमने स्टडी करना है यूवी और विजिबल रीजन को, तो हमारा फोकस होता है इस तरफ, ये जो दो एरिया होते हैं इन यहाँ पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, जो विजिबल रीजन होता है यहाँ पे वेवलेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 780 नैनोमीटर से लेके 340 नैनोमीटर तक होती है वेवलेंथ। और इसके बाद क्या होता है 340 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 200 नैनोमीटर जो है वो क्या होता है यूवी रीजन में आ जाता है, ठीक है। तो अब हम जो वेवलेंथ है 780 से लेके 200 नैनोमीटर जो है वेवलेंथ, इसको हम स्टडी करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। यानी कि जब हम लाइट फेंकेंगे हमारे सैंपल के ऊपर, वो उसकी वेवलेंथ किस रेंज में होगी, 780 से लेके 200 नैनोमीटर के दरमियान होगी। अगर तो हम सिर्फ जस्ट यूवी इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, तो सिर्फ होगी 340 से लेके 200 तक होगी। और अगर हम यूज़ कर रहे हैं विजिबल रीजन को, यानी विजिबल रीजन वाली जो लाइट है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो फिर होगी हमारी लाइट की रेंज होगी 780 से लेके 340 नैनोमीटर तक, ठीक है। इसी तरह आगे चले जाएं तो यहाँ पे एक्सरेज जो हैं इनकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी इन बाकियों से, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी हाई है। इसी तरह अगर यहाँ पे आ जाएं गैमा रेज में, तो इनकी जो एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम है और फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो इस वजह से नंबर ऑफ फोटॉन्स भी इसमें ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, हमने लाइट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। उसमें हमने क्या किया, उसकी वेव जो है उसको स्टडी किया, वेव नेचर में हमने उसकी वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में स्टडी किया। इसके बाद हम उसकी पार्टिकल नेचर भी स्टडी की, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स भी ज़्यादा होंगे और क्या होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद हमने ये स्टडी करने के बाद हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें विजिबल रीजन और यूवी रीजन जो है उसमें हमारा जो सैंपल है उसको हम स्टडी करेंगे, यानी इस रेंज की जो वेवलेंथ है इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो जैसा कि शुरू में मैंने आप लोग को बताया था कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसका प्रिंसिपल समझने के लिए दो चीज़ों का समझना लाजमी है। एक है लाइट, उसकी प्रॉपर्टीज़ वो हमने पहले देख ली, और दूसरा हमने देखा था कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसको भी समझना लाजमी है, ठीक है। तो एटम्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होती है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें 3 तरह की एनर्जी होती है। कौन कौन सी? एक होती है रोटेशनल एनर्जी, एक होती है वाइब्रेशनल एनर्जी, और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। जो रोटेशनल एनर्जी क्या होगी? रोटेशनल एनर्जी ये होती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं जब वो अपने ही गिर्द रोटेट करते हैं उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है कि जब मॉलिक्यूल बनता है उसमें ये होता है कि 2 एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है। जब 2 एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड से क्या बनता है, तो एक बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड से एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो जब ये मॉलिक्यूल बनता है तो इसमें एटम्स एक जगह पे रुके नहीं रहते, बल्कि क्या करते रहते हैं, एक दूसरे के करीब मूव करते रहते हैं और दूर मूव करते रहते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरह की मूवमेंट और इस तरह की मूवमेंट होगी, इस तरह की मूवमेंट होगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल मूवमेंट, और इसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। और तीसरी जो एनर्जी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होती है कि जो एटम है उसका ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के राउंड क्या होते हैं,
यहाँ पे ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। और उन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इनकी एनर्जी जो होगी वो होगी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है। तो इन तीन एनर्जी का हमें पता होना चाहिए लाजमी, तभी हम जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसको हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब हम एक ग्राफ से इसकी मज़ीद इसको हम डिटेल में देखते हैं कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, कि ये जो इनका अगर कंपैरिजन किया जाए तीनों का, तो इनकी किसकी ज़्यादा एनर्जी होगी, किसकी कम होगी और किसकी सबसे कम होगी, ठीक है। उसको हम इस ग्राफ से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्राफ बना दिया और वाई एक्सिस पे हम लिख देते हैं एनर्जी, और जो एक्स एक्सिस है उसमें है डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, ठीक है। या इसको हम आर से भी शो कर सकते हैं, आर इज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स जो मॉलिक्यूल बना रहे थे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि कुछ इस तरह का एक ग्राफ बनता है। इसका मतलब ये है कि जो एटम जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसमें जैसे मैंने बताया था कि ये एटम्स कभी एक जगह पे नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे के करीब मूव करेंगे, दूर मूव करते हैं, करीब दूर मूव करते हैं। उससे होता ये है कि एनर्जी का इस तरह का एक कर्व बन जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि वाइब्रेशन एनर्जी किस जगह पे आएगी, यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी कहाँ पे होगी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहाँ पे होगी। तो इस ग्राफ को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डिफरेंट एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो गई, इनके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, या इसको हम कहते हैं एनर्जी स्टेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो लोअर लेवल होगा या लोअर स्टेट जो होगी उसकी कम एनर्जी होगी, और जो अपर होगा उससे उसकी ज़्यादा एनर्जी होगी लोअर वाले से, और फिर उससे अपर वाला जो होगा उससे ज़्यादा एनर्जी होगी। यानी कि इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। यानी कि रोटेशनल एनर्जी जो है उसके भी लेवल्स होते हैं, इस तरह जो वाइब्रेशनल एनर्जी है इसके भी लेवल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है इसके भी लेवल होते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेवल है वो हम दो इसमें स्टडी करेंगे। एक होता है ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड लेवल होता है, और एक होती है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में डिफरेंट होते हैं। E1 होगी एक्साइटेड स्टेट मीन कि पहले ही उसकी, यानी कि ग्राउंड लेवल सबसे नीचे वाला, और E1 क्या हुआ उससे ऊपर वाले जो स्टेट होगी वो होगी E1 स्टेट या एक्साइटेड स्टेट 1, और E2 क्या होगी एक्साइटेड स्टेट 2 यानी कि 1 से ऊपर। अगर इस तरह किया जाए कि ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट के ऊपर होगी एक्साइटेड स्टेट 1, फिर उसके ऊपर होगी एक्साइटेड स्टेट 2, इस तरह ऊपर जितना जलते जाएंगे हम तो वो एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो होती हैं एनर्जीज तीनों, इनमें एनर्जी लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। तो उसको हम इस ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि वो किस तरह से होती है। तो इसमें होता यह है कि इसका जो गैप होता है एनर्जी लेवल्स के दरमियान, जो गैप होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि गैप क्या हो गया, यानी कि जो ग्राउंड लेवल है और एक्साइटेड लेवल के दरमियान जो गैप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी बेस पे ही हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसका प्रिंसिपल समझ सकते हैं। ये जो गैप है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर इस ग्राफ को देखें तो इधर जो होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी जो होती है उसके इस तरह से कुछ लेवल होते हैं। ये हो गया वाइब्रेशन एनर्जी के लेवल्स, ठीक है। और ये पूरी जो है स्टेट, इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट है। किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है ये उसकी ग्राउंड स्टेट है, लेकिन जो वाइब्रेशन एनर्जी है उसकी ये वाली वाइब्रेशन एनर्जी जो है ये ग्राउंड होगी इसके लिए, वाइब्रेशन एनर्जी के लिए। फिर उसकी ये एक्साइटेड स्टेट होगी, फिर ये एक्साइटेड स्टेट 2 होगी, या इस तरह इसको हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं V1, V2, V3, V4 और V5। यानी कि जो वाइब्रेशन एनर्जी है ये वाइब्रेशन एनर्जी की लो लेवल है, ये है उनके दरमियान गैप। फिर ये है उससे ऊपर एनर्जी V2 यानी कि V1 से V2 की एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर V3 की एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर V4 की एनर्जी इन तीनों से ज़्यादा होगी, और V5 की इन सब से एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसकी जो वाइब्रेशन एनर्जी होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होती है। यानी कि उनमें देखें तो गैप छोटा सा है, गैप इनके दरमियान गैप भी छोटा है, इनके दरमियान भी गैप छोटा है, ठीक है। और अगर रोटेशनल एनर्जी को देखा जाए तो रोटेशनल एनर्जी वो इनके दरमियान होती है। रोटेशन एनर्जी यानी कि जो रोटेशनल एनर्जी है वो
ये होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए और भी बहुत गैप कम है, जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो इनके दरमियान होती है, वाइब्रेशन एनर्जी के दरमियान होती है, तो इनमें और भी गैप कम होता है। यानी कि अगर गैप के लिहाज से देखा जाए तो रोटेशनल एनर्जी का गैप जो है वो सबसे कम होता है, यानी रोटेशनल एनर्जी के जो लेवल्स होते हैं उनका गैप सबसे कम होता है। फिर होते हैं वाइब्रेशन एनर्जी, वो ये मैंने बता दी, इसका भी गैप इतना ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, ठीक है। ये जैसे ये 1 लेवल है, उसका लेवल 2, इनके दरमियान गैप थोड़ा सा है, ठीक है। और ये जो पूरी स्टेट है ये ग्राउंड स्टेट है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की, क्योंकि तीसरी एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ये उसका यानी कि लेवल 1 है, या इसको हम कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की। और उसकी एक्साइटेड स्टेट कहाँ पे होगी, वो होगी ऊपर इधर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि ग्राउंड स्टेट होती है, फिर एक्साइटेड स्टेट होती है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में देख लें, यहाँ पे जाने के लिए उसको एक बड़ा जंप लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे देखें जो वाइब्रेशन एनर्जी थी यहाँ पे गैप कम था, वाइब्रेशन एनर्जी जो है यहाँ पे कम है, तो वाइब्रेशन एनर्जी के लेवल इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो यहाँ से वाइब्रेशन एनर्जी में चेंजेस आ सकती हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है उसका जो लेवल है ये है ग्राउंड लेवल और ये है एक्साइटेड लेवल, यानी E1 स्टेट जो है उसमें देखिए गैप बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाइब्रेशन एनर्जी। वाइब्रेशन एनर्जी के गैप तो छोटे छोटे से थे, ये इतने इतने से, और यहाँ पे देखें बहुत बड़ा गैप है, ये पूरा एक गैप है इसके दरमियान, ठीक है। तो इस गैप को फिल करने के लिए, यानी कि इस गैप से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए, इधर तक जंप करवाने के लिए एक ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जिस एनर्जी में ज़्यादा गैप होता है उसका लेवल अचीव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और जिसमें गैप कम है उसको लेवल ऊपर हाई लेवल अचीव करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह से जो लाइट या रेज होती हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि सबसे लास्ट में होती है रेडियो वेव्स, फिर होती है माइक्रोवेव्स, फिर होती है इंफ्रारेड वेव्स, फिर होती है इसके बाद विजिबल रीजन वेव, और हो गया फिर यूवी, और फिर हो गया इसके बाद हो गया एक्सरे, फिर होती है गैमा रे, इस तरह फिर कॉस्मिक रेज होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेडियो वेव्स हैं इसकी सबसे कम एनर्जी होगी, ठीक है। इसी तरह इसकी एनर्जी इनसे कम होगी, इस तरह इसकी एनर्जी इनसे कम होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें जो वाइब्रेशनल एनर्जी है इसको क्रॉस करवाने के लिए, यानी वाइब्रेशन एनर्जी का गैप अचीव करने के लिए, अगर यहाँ से यहाँ पे लेके आना है वाइब्रेशन एनर्जी, यहाँ से यहाँ पे लेके आना है, या इधर से इधर तक लेके आना है, तो यहाँ पे गैप कम है तो इसमें कम एनर्जी की ज़रूरत है। तो जब हम लाइट इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है, तो उसकी एनर्जी लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन वो मैंने आप लोगों को बता दी। तो इसमें अगर उसके ऊपर इंफ्रारेड रेज जो है वो हम डालते हैं तो उसमें सिर्फ इतनी एनर्जी होती है कि वो जस्ट वाइब्रेशन एनर्जी के लेवल जो है उसमें चेंजेस लेके आ सकती है। यानी कि अगर यहाँ पे कोई वाइब्रेशन एनर्जी है उसका लेवल है तो उसको यहाँ पे लेके आ सकती है, या फिर यहाँ से यहाँ पे लेके आ सकती है, ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ पे लेके आ सकती है। जो इंफ्रारेड रेज है उसके बाद इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी को इस तरह, जो एक्साइटेड स्टेट होती है इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी है उसकी एक्साइटेड स्टेट होती है, वहाँ पे भी वाइब्रेशन एनर्जी के लेवल्स होते हैं, यहाँ पे भी वाइब्रेशन एनर्जी के लेवल होते हैं, उनमें भी गैप क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब जो इंफ्रारेड रेज है उसके पास इतनी एनर्जी थी कि वो वाइब्रेशन एनर्जी के लेवल है उसमें उसी सिर्फ एरिया जो है जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का ग्राउंड स्टेट का एरिया है सिर्फ उसमें ही चेंजेस लेके आ सकती है। उसके जो लेवल हैं वाइब्रेशन एनर्जी के लेवल, उसमें इतनी एनर्जी नहीं है इंफ्रारेड रेज में कि उसकी जो वाइब्रेशन एनर्जी है उसको यहाँ पे लेके आ सके, यानी कि इतनी ज़्यादा चेंजेस लेके आ सके, ठीक है। तो जो इंफ्रारेड रीजन है वो जस्ट वाइब्रेशन एनर्जी में चेंजेस लेके आ सकता है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, उसमें जस्ट वाइब्रेशन एनर्जी जो होती है उसमें चेंजेस आती हैं। क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं विजिबल और यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो इसमें क्या है, जो विजिबल रीजन और यूवी रीजन होता है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली 780 से लेके
200 नैनोमीटर तक ये रीजन होता है, यानी कि विजिबल रीजन और यूवी रीजन जो होता है वो 780 नैनोमीटर से लेके 200 नैनोमीटर तक ये एरिया जो है वो यूवी रीजन और विजिबल रीजन में आता है। तो इन दोनों, ये जो विजिबल रीजन है और यूवी रीजन जो रीजन है, उनके पास इतनी पावर होती है या इतनी एनर्जी होती है कि वो क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी है उसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसको इतनी एनर्जी ये प्रोवाइड कर सकती हैं, ये दोनों यूवी और विजिबल, कि उसकी यहाँ से जो ग्राउंड स्टेट है उसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करवा के इधर लेके आ सकती हैं, या फिर जंप करवा के यहाँ पे इस वाइब्रेशन स्टेट पे लेके आ सकते हैं, या फिर यहाँ से जंप करा के इस स्टेट पे लेके आ सकती हैं, या फिर जंप करवा के इस स्टेट पे लेके आ सकती हैं। ठीक है, तो ये जो विजिबल रीजन होता है और यूवी रीजन होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के जो गैप्स होते हैं उसको अचीव करवा सकता है। यानी कि ये जो गैप है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट का में जंप करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन को, उसके लिए विजिबल रीजन और यूवी रीजन की जो एनर्जी होती है वो इनफ होती है, वो उसको यहाँ पे जंप करवा सकती है। लेकिन इंफ्रारेड रीजन है इसके, क्योंकि वेवलेंथ क्या होती है यहाँ पे ज़्यादा होती है, इस वजह से इसकी एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू यूवी और विजिबल रीजन। तो इस वजह से इसके बाद इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव करवा के यहाँ पे लेके जा सके। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं लेके आ सकती इंफ्रारेड रीजन की जो वेव्स होती हैं। लेकिन यूवी और विजिबल रीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है उसमें उसके लेवल्स को हैं उनको इंक्रीज करवा सकती है। ठीक है, यानी कि ग्राउंड स्टेट से जंप करवा सकती है इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में। तो अभी तक हम तीन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ उसको हमने देखा, उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में स्टडी किया। फिर हमने देखा कि एटम्स जो हैं उनके अंदर जो डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, मतलब जैसे वाइब्रेशन एनर्जी होगी, रोटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, उनके डिफरेंट लेवल्स को हमने स्टडी किया। उसमें हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है उसमें गैप ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के अगर यहाँ पे है ग्राउंड स्टेट तो उसको एक्साइटेड स्टेट में जंप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, और इसी तरह जो वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं उनमें गैप बहुत कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उनको यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे इंफ्रारेड जो रेज हैं वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कर सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर्ड हो, यानी कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है, तब हमें रिक्वायर्ड होती हैं यूवी रेज, यानी कि जो विजिबल और ये जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं यूवी और विजिबल जो हैं रेज वो रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, उनके पास इतनी इनफ एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिट यानी उसकी ट्रांजिशन करवा सकती हैं। अब होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी ग्राउंड स्टेट और जो एक्साइटेड स्टेट है उसके दरमियान गैप फर्ज कर इतना है। ठीक है, यहाँ से लेके इधर तक है गैप। इस तरह एक और मॉलिक्यूल है उसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में गैप इतना है। इसी तरह एक और है मॉलिक्यूल जिसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में गैप इतना है। तो इसमें हमने तीन मॉलिक्यूल फर्क यहाँ पे हमने शो करवा दिया है कि एक मॉलिक्यूल है उसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में इतना फ़र्क है। ठीक है, और इस एक जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में इतना गैप है, और जो थर्ड वन है उसमें इतना गैप है। तो अब इसमें से बताएं कि किसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ से मूव करने के लिए ऊपर। ऑफ कोर्स इसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ताकि इसमें हम क्या करेंगे, लो वेवलेंथ वाली जो लाइट होगी वो हम प्रेफर करेंगे, ताकि इसमें ज़्यादा उसको हाई एनर्जी दी जाए और ये यहाँ से जंप करके इधर आ जाए। अब अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो इस मॉलिक्यूल में अगर एक्साइटेड स्टेट है इसको अचीव करने के लिए इसका अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे जो है हम जो लाइट फेंकेंगे उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, और अगर इन दोनों के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो इसमें क्या है, इन दोनों से इसको सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने की। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, हर मॉलिक्यूल की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो उसमें होता यह है कि हर
मॉलिक्यूल के ग्राउंड लेवल और एक्साइटेड जो स्टेट होती है उसमें गैप डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, उनमें एनर्जी भी डिफरेंट रिक्वायर्ड होगी, यानी कि डिफरेंट नैनोमीटर की जो लाइट है वो रिक्वायर्ड होती है। मसलन जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे देखें OH है कार्बन के साथ अटैच। यहाँ पे देखें सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे होगा पाई बॉन्ड। इस तरह यहाँ पे क्या होगा, एक और स्टेट होती है जिसे हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग स्टेट, जिसको N से भी शो करते हैं। ये किस वजह से होती है, ये जो जब लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के जो किसी भी वो जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, उनको हम कहते हैं लोन पेयर्स, ठीक है। तो वो नॉन बॉन्डिंग स्टेट प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनको ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में लेके जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड पे होते हैं इनको ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में लेके जाने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एज कम्पेयर टू दिस। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन, इनको ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में लेके जाने के लिए इन दोनों से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर भी और थी, इसकी भी स्ट्रक्चर और है, और इसकी भी स्ट्रक्चर और है। इन स्ट्रक्चर के और होने की वजह से क्या हुआ, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, ठीक है। तो इस वजह से यही होता है कि हर मॉलिक्यूल क्या करता है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जो होती है लाइट की उसको एब्जॉर्ब करता है, और क्या करता है फिर उसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन होती है। तो जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि DNA और प्रोटीन की मैं एग्जांपल अगर आप लोगों को दे दूँ, जो DNA है वो उसका मॉलिक्यूल 260 नैनोमीटर के ऊपर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करता है। इसका मतलब ये है कि DNA के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब 260 नैनोमीटर की जो लाइट जब उसके ऊपर पड़ेगी तो इसकी एनर्जी जो है 260 नैनोमीटर लाइट जो है इसकी एनर्जी और जो DNA के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो आपस में मैच कर जाती हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि DNA के इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगर प्रोटीन को देखा जाए तो प्रोटीन है वो करता है 280 नैनोमीटर के ऊपर एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो 280 नैनोमीटर के जो वेव्स हैं उसकी एनर्जी से मैच कर जाते हैं, ठीक है। तो जब ये वाली लाइट हम फेंकेंगे तो प्रोटीन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इनकी एब्जॉर्बेंस को हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को पता चल गया कि जब लाइट और पार्टिकल का इंटरेक्शन होता है तो उससे क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसमें मैंने जैसे बताया था कि यूवी और विजिबल रीजन जो है उसमें ही उसकी जो हम लाइट फेंक रहे होते हैं उसमें ही जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एब्जॉर्बेंस, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेवलेंथ। यानी कि कोई एक मॉलिक्यूल था, फर्ज करें ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास DNA, ठीक है। ये क्या है कि हमारे पास DNA है, ये हमारे पास सैंपल में मौजूद था। ये है हमारे पास क्यूवेट और उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, DNA। इसके ऊपर हमने यूवी लाइट जो है वो फेंकी है। जो यूवी लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है वो है 340 से लेके 200 नैनोमीटर तक, ठीक है। तो हमारे पास ये था DNA सैंपल में, इससे हमने यहाँ पे लाइट फेंकी, ठीक है। जो हमने लाइट फेंकी है इसमें उसको हम I0 से शो कर देते हैं। I0 का मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिफोर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम सैंपल, और जो जब इसमें से टकरा के निकल जाएगी ये लाइट तो उसको हम शो कर देते हैं I के साथ, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जब लाइट हम पास करते हैं किसी सैंपल से तो एनर्जी क्या हो जाती है, जो लाइट की एनर्जी होती है वो अब मैच करनी चाहिए लाजमी।
क्योंकि इसमें ये होता है कि हर जो एटम होता है या हर मॉलिक्यूल जो होता है उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। मसलन जैसे यहाँ पे अगर आप बेंजीन को देख लें, ठीक है, बेंजीन में क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन, इसकी स्ट्रक्चर और है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी स्टेट भी और होती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप डीएनए को देख लें, ठीक है, डीएनए में शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है, फास्फेट वगैरह जो होते हैं, सॉरी डीएनए में, इस तरह अगर आप डीएनए को देख लें तो डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर, इस तरह फास्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, वो भी और हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन वो भी और है डीएनए में, ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी और है एज कंपेयर टू बेंजीन, ठीक है। तो इसकी एनर्जी और होगी डीएनए की, और जो बेंजीन है इसकी एनर्जी और होगी, इसकी एनर्जी और होगी और इसकी एनर्जी और होगी। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अपनी ख़ास एक एनर्जी होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब हम लाइट पास आउट करते हैं किसी भी सैंपल के साथ, जिस वेवलेंथ की लाइट, ठीक है, क्योंकि हर वेवलेंथ की क्या होती है, ख़ास एनर्जी होती है, तो जिस वेवलेंथ की लाइट जो है उस हमारे सैंपल के साथ मैच कर जाती है, सिर्फ वही वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब होती है, और बाकी जो वेवलेंथ होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, वो ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। तो डीएनए का अगर देखा जाए तो डीएनए के केस में क्या होगा कि जो 260 नैनोमीटर है, जब 260 नैनोमीटर जो होता है उसके ऊपर जो है एब्जॉर्बेंस शो होती है हमें, क्योंकि 260 नैनोमीटर जो है उसकी, जो 260 नैनोमीटर वाली जो लाइट है उसकी एनर्जी और जो डीएनए के मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो दोनों क्या कर जाती हैं, मैच कर जाती हैं। इसी वजह से सिर्फ 260 नैनोमीटर वाली जो एनर्जी की जो लाइट होगी वो एब्जॉर्ब होती है और एक पीक शो होती है। अब होना तो ये चाहिए था कि सिर्फ एक ही पीक शो होनी चाहिए थी, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि उसके साथ साथ जो है डिफरेंट और पीक्स भी नज़र आती हैं हमें, छोटी छोटी सी पीक्स, लाइक हम्प मसलन होना तो ये चाहिए था कि सिर्फ एक ही लाइन शो होनी चाहिए थी, ठीक है, एक लाइन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होना चाहिए था, सिर्फ एक लाइन स्पेक्ट्रम होना चाहिए था कि सिर्फ एक ही लाइन शो होनी चाहिए थी कि सिर्फ 260 नैनोमीटर के ऊपर इसकी एब्जॉर्बेंस हुई है तो 260 पे ही उसकी ये एब्जॉर्बेंस शो होनी चाहिए थी। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि उसके साथ साथ स्मॉल एब्जॉर्बेशन और भी शो हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये जो एब्जॉर्बेशन होती है ये किस वजह से होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्राउंड स्टेट होता है और एक्साइटेड स्टेट होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसमें ग्राउंड स्टेट के अंदर डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स भी होते हैं या वाइब्रेशनल स्टेट्स भी होती हैं, वाइब्रेशन एनर्जी के स्टेट भी होते हैं, इस तरह इधर भी होती हैं, ठीक है। तो जब क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही होती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही होती है तो उसके साथ साथ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी हो रही होती है, ठीक है। तो वो जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती है उसकी वजह से ये पीक्स शो होती हैं। तो फ़र्ज़ करिए हम एब्जॉर्बेंस हुई है 320 के ऊपर और ये जो हुई है वो हुई है 290 के ऊपर, ठीक है। तो इसमें ये इस वेवलेंथ पे क्यों एब्जॉर्बेंस शो हुई है कि इसकी जो एनर्जी थी वो वाइब्रेशन एनर्जी के साथ मैच कर गई थी उसके साथ। इस वजह से क्या हुआ कि वाइब्रेशनल एनर्जी की जो स्टेट जो लेवल थे उसमें भी चेंजेस आई हैं, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ एब्जॉर्बेंस शो हुई है। और ये जो एक बड़ी पीक शो हुई है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को शो कर रही है कि यानी कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल था उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो इस 260 नैनोमीटर जो है इसकी एनर्जी के साथ मैच कर गए, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये इनफ एनर्जी थी जिसकी वजह से क्या हुआ कि ग्राउंड स्टेट से जो एक्साइटेड स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप कर गया और यहाँ पे हमें एब्जॉर्बेंस शो होती है। तो ये जो एब्जॉर्बेंस है इससे हमें पता लगा सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है। मसलन जैसे कि अगर हमें पता नहीं कि हमारे सैंपल में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो अब हमने क्या किया, स्क्रीनिंग स्टार्ट की। यहाँ पे हमने हाई वेवलेंथ से एब्जॉर्ब, यानी कि यहाँ पे जो हमने लाइट फेंकी है वो हाई वेवलेंथ की लाइट फेंकी है।
यानी कि हमने जो लाइट है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली नहीं फेंकनी, बल्कि क्या करनी है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वाली लाइट फेंकनी है। यानी कि हमने फ़र्ज़ करें एक लाइट फेंकी है जिसकी रेंज है 600 से लेके 340 नैनोमीटर तक है, ठीक है। और हमने जब फेंकी तो कुछ इस तरह से कर्व शो हुआ है, ठीक है। इस तरह से कुछ कर्व शो हुआ कि यहाँ पे अगर एब्जॉर्बेंस है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे है 600 नैनोमीटर, यहाँ पे है 500 नैनोमीटर, यहाँ पे है 400 नैनोमीटर और यहाँ पे है 300 नैनोमीटर, ठीक है। तो अब हमने जब लाइट फेंकी तो उसमें हुआ ये कि इस तरह से कुछ हमें पीक्स शो हुई, ठीक है। अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ पे एब्जॉर्बेंस जो हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली हुई है 415 नैनोमीटर पे, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे 400 था और यहाँ पे है 415, तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस शो हुई है 415 नैनोमीटर के ऊपर। तो मैं फ़ौरन से पता चल जाएगा कि 415 नैनोमीटर के ऊपर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो एब्जॉर्बेंस शो करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी अननोन मॉलिक्यूल जो है उसकी प्रेजेंस को भी हम चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम किसी मॉलिक्यूल की जो है कंसंट्रेशन भी मालूम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है बेयर-लैम्बर्ट लॉ। बेयर-लैम्बर्ट लॉ के मुताबिक एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन एल सी। एप्सिलॉन जो है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बेंस, और एल जो होता है ये होता है थिकनेस ऑफ क्यूवेट, यानी कि जिसके अंदर हमने सैंपल को इंसर्ट किया हुआ है, और सी है कंसंट्रेशन। अगर हमें एब्जॉर्बेंस का पता होगा कितनी एब्जॉर्बेंस हुई है तो हम कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। कैसे? सी इज इक्वल टू ए ओवर एप्सिलॉन एल, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम कंसंट्रेशन भी मालूम कर सकते हैं। और इसी तरह जो एब्जॉर्बेंस होती है उसका फार्मूला क्या होता है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू माइनस लॉग आई और आई नॉट। आई जो है ये रिप्रेजेंट करती है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम सैंपल, और आई नॉट है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिफोर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम सैंपल, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम एब्जॉर्बेंस को भी मालूम कर सकते हैं, और एब्जॉर्बेंस का कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो है। कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बेंस का जो होगा यूनिट वो डिपेंड करेगा थिकनेस ऑफ क्यूवेट पे, और कंसंट्रेशन जो होगा हमारा सल्यूट जिसकी हमने कंसंट्रेशन मालूम करनी है उसका जो यूनिट होगा उस पर डिपेंड करता है इसका यूनिट, ठीक है, एप्सिलॉन का।